देखो अब हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है कि कोई भी हमारे पास कंडक्टर है या कोई भी हमारे पास सर्किट है, उस सर्किट में द करंट फ्लोइंग, जो भी इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, द करंट फ्लोइंग is directly proportional to the potential difference. इस सर्किट की, कोई भी सर्किट है उसमें जितना करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस सर्किट की पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है? V। I क्या, करंट क्या होता है? I। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, I इज द करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम यूज करते हैं एक कांस्टेंट। यहाँ पे हम वो कांस्टेंट यूज करते हैं R। R को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ कहता है करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर और अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट। कंडीशंस क्या है कि टेम्परेचर और कोई भी और जो डायमेंशंस है, हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ एटसेट्रा, दे मस्ट बी कांस्टेंट। दे मस्ट बी कांस्टेंट। ये था हमारा ओम्स लॉ। अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। उससे पहले मैं बताती हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर कोई एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज भी कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? ये साइन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। 1 अगर हम कोई चीज लिख रहे हैं ये वाला साइन लगा के, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। A अगर बढ़ता है तो B डिक्रीज होगा, अगर A डिक्रीज होता है तो B इंक्रीज होगा। दिस इज अ रिलेशन ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिस इज अ रिलेशन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। गॉट माई? देखो रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ से क्या फॉर्मूला आया? V इज इक्वल टू IR। R का क्या फॉर्मूला आएगा? V अपॉन I। रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चे? रेजिस्टेंस इज द कंडीशन, इज द प्रॉपर्टी विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। देखो मैंने क्या बताया, जब अगर आमने सामने कोई चीज होती है, अगर V बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा, बट अगर R बढ़ेगा बेटा तो I जो है वो डिक्रीज होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है। रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करती है। तो रेजिस्टेंस आपको पता चला क्या होता है? रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, एक तरह की रुकावट है। रुकावट, जैसे फ्रिक्शन होती है वैसे ही रेजिस्टेंस होती है। फ्लो ऑफ करंट को अपोज करती है, करंट फ्लो कर रहा है उसको रोकेगी, दैट इज रेजिस्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया V अपॉन I। V को हम, यूनिट क्या होती है V की? वोल्ट। करंट की एम्पियर। तो VA इनवर्स, या तो हम ये लिख सकते हैं या फिर जो हमारी रेजिस्टेंस होती है उसकी यूनिट होती है ओम। ओम को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, दिस इज ओम। ये किसकी यूनिट है बेटा? रेजिस्टेंस की। जैसे ही R बढ़ेगा तो I डिक्रीज होगा, R डिक्रीज होगा तो I बढ़ेगा। जितनी कम रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा इजीली करंट फ्लो करेगा, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ही करंट को फ्लो होने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, अब हमें देखना है कि रेजिस्टेंस किसके लिए ज़्यादा होती है और किसके लिए कम होती है। कंडक्टर्स जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे, जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देंगे। इंसुलेटर्स जो अपने थ्रू पास नहीं होने देंगे।
एलॉयज और सेमीकंडक्टर, मतलब जो कोई ऐसे होंगे जो पास होने देंगे, कुछ ऐसे होंगे जो पास नहीं होने देंगे इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर्स के लिए देखो, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है इसमें से, मतलब करंट इजीली पास हो रहा है और अच्छा खासा करंट पास हो रहा है। अगर करंट पास हो रहा है तो मतलब रेजिस्टेंस तो कम होगी, तो रेजिस्टेंस इज लो। इंसुलेटर्स देखो, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते, मतलब इनमें से कुछ करंट फ्लो नहीं होता, तो करंट ही जब फ्लो नहीं हो रहा इसमें से, तो रेजिस्टेंस दैट मीन्स इट इज वेरी वेरी हाई, तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होती है। एलॉयज में क्या होती है, इट इज समवेयर बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, तो रेजिस्टेंस जो है वो इंटरमीडिएट होती है, इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, रेजिस्टेंस डिपेंड्स। देखो सबसे पहले तो हमने कोई वायर लिया, इसमें से हमें करंट पास कराना है, ये हमारा एक कंडक्टर है, इसकी जो पूरी लेंथ है, लेंथ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, देखो हमें करंट यहां से पास कराना है, तो ये जो एरिया होता है ना, ये जहां से हमें करंट पास करवाना है, दिस एरिया इज नोन एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखो जितना ज्यादा एरिया होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा, मतलब रेजिस्टेंस तो उतनी कम होगी, जितना कम एरिया होता जाएगा, जितना कम होता है एरिया उतना कम होता जा रहा है, जितना कम एरिया होता जा रहा है रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होती जाएगी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करना है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। हम इस साइन को हटाने के लिए यहाँ पे जो हम कांस्टेंट यूज करते हैं दैट इज rho L by A. This is the another formula for resistance. Resistance is equals to rho L by A. अब ये rho क्या होता है, this is known as resistivity. Resistance क्या थी, रुकावट, a property which oppose the flow of current. Resistivity क्या होती है, the capability of resistance to stop the current, to stop the flow of current. इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, जितनी कम रेजिस्टिविटी की वैल्यू होगी उतनी कम ही हमारी रेजिस्टेंस होगी। ये रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे, और उसमें नेचर ऑफ मटेरियल मतलब जैसे कि वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है और एलॉय है। कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी बहुत लो होगी, इंसुलेटर के लिए हाई होगी, और इसके लिए समवेयर इंटरमीडिएट, समवेयर इन बिटवीन। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, देखो कोई भी सर्किट है उसके अंदर, अब हमने ये तो कह दिया कि वो करंट को अपोज कर रही है, रेजिस्टेंस जो है करंट को अपोज कर रही है, बट सर्किट में हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे हमारी रेजिस्टेंस दिखती है, तो देखो रेजिस्टेंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे। इसको हम रेजिस्टर भी बोल सकते हैं या हम इसको रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। हमारा जो कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टर्स का बच्चे, दैट इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेजिस्टर्स कैन बी यूज्ड बोथ
in both ways. Resistors can be used in both ways, that is in series combination and in parallel combination. सीरीज में देखो वो कैसे अटैच होंगे, 1 2 3, दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन. पैरेलल में वो कैसे कनेक्टेड होंगे, ऐसे. इट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन. यहाँ पे ये सीरीज में नहीं है एक दूसरे के साथ, यहाँ पे ये सीरीज में है एक दूसरे के साथ. सीरीज और पैरेलल, ये सीरीज होता है, ये पैरेलल होता है. इधर करंट सेम रहता है, उधर करंट चेंज हो जाता है, इधर वोल्टेज डिफरेंट होती है या चेंज हो जाती है, और यहाँ पे वोल्टेज सेम रहती है. कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इन सीरीज, that is RS is equals to R1 plus R2 plus R3, और अगर पैरेलल होगा तो 1 upon RP is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं. सपोज हमें 2 3 और 4 दिया हुआ है, रेजिस्टेंस 1 2 3 ये दिया हुआ है, तो सिंपल निकाल देंगे. 2 plus 3 plus 4, 4 5 6 7 8 9 9 ओम. और पैरेलल में देखो 1 अपॉन, अगर दिया है हमें 2 3 और 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 1. एलसीएम लेंगे इसका 6, 3 2 6, 9 10 11 बाई 6. RP कितना आ जाएगा, 6/11. इसको डिवाइड करेंगे इससे तो 0.54 समथिंग समथिंग कुछ ऐसे आ जाएगा. अब देखो, और ये किस में आया, ओम में. यहाँ देखो ये 9 ओम है, वो आया 0.5 ओम. मतलब सीरीज में जब रेजिस्टेंस लगे होते हैं, हमारे रेजिस्टर्स हमारे लगे होते हैं, तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा करते हैं. ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा करेंगे दैट मीन्स करंट हमारा कम फ्लो होने देंगे वो. और जब हम पैरेलल में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है. रेजिस्टेंस कम हुआ तो मतलब हमारा करंट इजीली ज़्यादा फ्लो कर सकता है. ठीक है, तो वी प्रेफर द रेजिस्टर्स इन पैरेलल. अब देखो, जो हमारे हाउस होल्ड सर्किट्स होते हैं बच्चे, वो हमेशा कनेक्टेड होते हैं पैरेलली. जितने भी अप्लायंसेज हैं वो सारे पैरेलल कनेक्टेड होते हैं. क्यों होता है ऐसा, अगर वो सीरीज में कनेक्टेड होंगे, सपोज वो ऐसे कनेक्टेड है, एक अप्लायंस इधर, फिर एक इधर, फिर अगला अप्लायंस इधर, यहाँ हमारी बैटरी है, ये हमारा स्विच है. जैसे ही हमने इस स्विच को ऑन या ऑफ किया तो ये सारे जल जाएंगे, ऑन किया तो ऑफ किया तो ये सारे बंद हो जाएंगे. तो क्या ऐसा सही है कि हम एक स्विच ऑन करें तो हमारा फैन भी चल जाए, हमारी वॉशिंग मशीन भी चल जाए, हमारी लाइट भी जल जाए? तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है. तो हम क्या करते हैं, हम इनको पैरेलली कनेक्ट करते हैं सो दैट एक स्विच से सब बंद नहीं हो. सबके लिए हम अलग अलग स्विच लगाते हैं. पहली बात तो ये. सेकेंड बेटा, जब हम पैरेलली अप्लायंसेस को कनेक्ट करते हैं पैरेलली, तो जो नेट रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस वो क्या होता है, कम हो जाता है, वो लो होता है. अभी हमने पहले देखा नेट रेजिस्टेंस लो हो जाता है. एक स्विच से सारे बंद नहीं होते, सबके लिए हम अलग अलग स्विच लगाते हैं. वोल्टेज जो है ना, वोल्टेज मैंने आपको बताया था कि जब हम पैरेलली प्लेस करते हैं तो वोल्टेज जो है वो सेम रहती है. करंट तो चेंज होता है बट वोल्टेज जो है वो सेम रहती है. अगर वोल्टेज सेम रहेगी ना तो कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होगी. हम कहते हैं ना कई बार कि जो हमारी घरों में फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, क्यों होती हैं वो फ्लक्चुएशन? बिकॉज वोल्टेज जो है वो वेरी कर जाती है, अलग अलग वोल्टेज आ जाती है. हमारी जो हाउस होल्ड में जो वोल्टेज आती है वो कितनी आती है, 220 वोल्ट. हमारे घर में जो वोल्टेज आती है वो कितनी आती है, 220 वोल्ट्स की. अब है इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इट इज ऑल्सो द वर्क डन. कोई भी अप्लायंस कोई वर्क कर रहा है इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज पावर.
वर्क डन बाय एनी अप्लायंस इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा? W बाय T इज इक्वल टू P। हमारी इसकी यूनिट्स क्या बनेंगी? पावर की यूनिट्स वर्क की जूल, टाइम की सेकेंड, जूल सेकेंड इनवर्स। और पावर की एक और भी हमारे पास यूनिट होती है जो होती है वॉट। ये किसके नाम पे पड़ी है वॉट? जेम्स वॉट। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इन्वेंट किया था स्टीम इंजन। जेम्स वॉट के नाम पे पावर की जो है वो हमारी यूनिट पड़ी है, दैट इज वॉट। इन्होंने किया क्या था? स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया था। अब हमें क्या करना है? अदर फॉर्मूलाज फॉर पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले सालों में इसमें से जरूर क्वेश्चन आए हुए हैं। अदर फॉर्मूलाज फॉर पावर। देख, हमने पीछे देखा था कि वोल्टेज का फॉर्मूला था वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज। W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। क्या हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं? V इंटू क्यू प्लेस कर दो यहाँ पे। V इंटू क्यू बाय में T इज इक्वल टू P। अब देखो, जो Q बाई T था, Q बाई T क्या था? किसी एक चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज करंट। इसकी जगह पे हमने प्लेस कर दिया I इज इक्वल्स टू P। एक फॉर्मूला तो ये था हमारे पास पावर का, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। अब अगला फॉर्मूला करते हैं। थर्ड फॉर्मूला ये था फर्स्ट, ये आ गया हमारे पास सेकेंड। अब थर्ड वाला देखो, इसी से डिराइव करेंगे हम थर्ड फॉर्मूला। P इज इक्वल टू वी आई। P हमें पता है V क्या होता है? IR होता है। V हमें पता है IR होता है। P इज इक्वल टू I इंटू IR। तो I स्क्वायर R इज इक्वल टू P। ये आ गया हमारे पास थर्ड फॉर्मूला। देखो, अब हम करेंगे डिराइव इसका फोर्थ फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू वी आई ले लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या यूज किया? V इज इक्वल टू IR। अब हम I का ले लेते हैं। I इज इक्वल टू V बाई R। हमें पता है इसका P इज इक्वल टू V बाई R। तो क्या आया? P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय में R। ये आगे हमारे पावर के चार फॉर्मूलाज। आपको न्यूमेरिकल आएगा पेपर में, कुछ भी दिया हो सकता है, वोल्टेज और करंट दिया होगा और आपसे पावर पूछ लेंगे, आपसे रेजिस्टेंस और वोल्टेज दिया होगा तो आपसे पावर पूछ लेंगे। अगर आपको चारों फॉर्मूलाज याद हैं तो ही आप ये कर पाओगे, ठीक है। तो ये थे चार फॉर्मूलाज, दैट इज पहला W बाई T इज इक्वल टू P, देन सेकेंड VI is equals to P, third P is equals to I square R और fourth P is equals to V square upon R। जो हमारे पास पॉइंट है वो है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। वैसे तो हम एनर्जी की यूनिट जूल मानते हैं, जूल, बट कमर्शियली इसकी यूनिट क्या है? कमर्शियली इसकी यूनिट होती है किलो वॉट आवर। किलो वॉट आवर। 1 किलो वॉट आवर जो होता है उसके अंदर कितने जूल्स होते हैं? 36 लाख जूल्स। अब हम क्या करते हैं? देखो, एनर्जी जो है वो बल्क में आती है। अब कहीं पे मान लो, सपोज अब जो एक एसी है, मान लो कोई एसी है 1 टन का, वो एमिट करता है 36 लाख जूल। वो यूज करता है 36 लाख जूल ऑफ एनर्जी, सपोज फॉर एग्जाम्पल। अब हम बोले 36 लाख जूल ऑफ एनर्जी, हमने उसकी जगह क्या टर्म यूज की? 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी। 1 किलोवाट
आवर ऑफ एनर्जी, ठीक है। 1 किलोवाट आवर एनर्जी इज इक्वल टू 36 लाख जूल। सपोज हमें कोई क्वेश्चन आया पेपर में, हमें बोला कि 144 लाख जूल कहीं एनर्जी स्पेंड हो रही है, किलोवाट आवर में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे? 1 किलोवाट आवर में 36 लाख है, तो 144 1 2 3 4 5 लाख में 5 जीरोज होती हैं, यू नो ना, 5 जीरोज डिवाइडेड बाय 36 1 2 3 4 5 5 जीरो से 5 जीरो कट गया, 36 4 6 जा 24 2 4 से 12 13 14 4 जा 144, मतलब 144 लाख जूल एनर्जी इज इक्वल्स टू 4 किलोवाट आवर। गॉट माई पॉइंट?